हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज नाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इज आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन ई। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन B9 को कहा जाता है। विटामिन B9 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो बोन मैरो होती है वो एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है वो विटामिन B9, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के कारण होता है। उसके बाद पूछा गया है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्वॉलन स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स इज मोस्टली डेफिशिएंट इन। यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति है जिसके जो गम्स हैं उनमें स्वेलिंग है, सूजन है, ब्लीडिंग हो रही है, स्पंजी लाइक फील हो रहे हैं, तो वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी पेशेंट में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन डी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि एक पेशेंट है जिसको गम्स ब्लीडिंग हो रही है, स्वॉलन और स्पंजी गम्स हैं, तो पेशेंट को कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है जिंजिवाइटिस, गम्स से इन्फ्लेमेशन, गम्स में ब्लीडिंग होने वाली जो प्रॉब्लम्स है विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड। यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी इज मैल्टोज, ऑप्शन नंबर सी इज लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है डाइसैकेराइड नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड नहीं है। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ये सभी जो हैं डाइसैकेराइड फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो है 2 मेन क्लासिफिकेशन होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसमें जो सिंपल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है और कॉम्प्लेक्स को 1 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंपल के जो टाइप्स हैं दैट इज मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर आ जाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड डाइसैकेराइड के अंदर आ जाता है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, एंड पॉलीसैकेराइड के फॉर्म है स्टार्च, फाइबर्स एंड ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो हैं ये डाइसैकेराइड के फॉर्म हैं फ्रुक्टोज को छोड़ के। जो फ्रुक्टोज है वो किसके अंदर आता है, मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी इज आयरन, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोटीन। तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं कहलाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए जो प्रोटीन है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बाकी आयोडीन, आयरन एंड विटामिन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं।
उसके बाद पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन डी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि किसी पेशेंट को इंजरी हो तो उस कंडीशन में उसे विटामिन सी सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि जो वुंड है वो जल्दी हील हो। उसके बाद पूछा गया विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया B1 को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज नाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज थायमीन, ऑप्शन नंबर सी इज राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विटामिन B1 को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थायमीन। विटामिन B1 को ही थायमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर हम सारे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं सभी के जो नेम है यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नायसिन कहा जाता है, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 जो है दैट इज बायोटिन, B9 इज फॉलेट और फॉलिक एसिड एंड विटामिन B2 इज साइनोकोबालामाइन। तो यहाँ पर एक बार आप ये सारे नेम जो है इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछे गए हैं सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर आयोडीन एंड गॉइटर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में से जो पेयर है इसे सेलेक्ट करना है जिनकी आपस में रिलेशनशिप हो इस तरीके से जैसे आयोडीन और गॉइटर। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए इज मैंगो एंड अनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज इंसुलिन एंड डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी इज हार्मोन्स एंड कैंसर एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैट और ओबेसिटी। तो यहाँ पर हमें इनमें आपस में रिलेशनशिप बतानी है। जैसे आयोडीन की रिलेशनशिप गॉइटर से बताई गई है वैसे ही यहाँ पर हमें इनमें आपस में कौन से सेंटेंस में रिलेशनशिप दिख रही है वो आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन एंड डायबिटीज़। तो जैसे कि इंसुलिन और डायबिटीज़ का रिलेशन है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्रिंकेज ऑफ सेल साइज इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है यदि सेल का जो साइज है वो श्रिंक हो जाए तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एट्रोफी, ऑप्शन नंबर बी इज मेटास्टेसिस, ऑप्शन नंबर सी इज नेक्रोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि श्रिंकेज ऑफ सेल साइज को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एट्रोफी। एट्रोफी कहा जाता है सेल साइज, सेल का जो साइज है यदि वो श्रिंक हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसे एट्रोफी बोलते हैं। मेटास्टेसिस किसे कहा जाता है? जब कोई सेल जो है जैसे कैंसरस सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करती है, मेटास्टेसिस करती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना मेटास्टेसिस कहलाता है। नेक्रोसिस जो सेल की डेथ होती है उसे सेल डेथ को नेक्रोसिस कहा जाता है। हाइपरट्रॉफी इट मीन्स कि यदि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए हाइपरट्रॉफी टर्म यूज़ की जाती है। और यहाँ पर हाइपरप्लेशिया जो होता है उसका मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। यदि सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए हाइपरप्लेशिया टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है IARI स्टैंड्स फॉर, IARI का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो एंड रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर बी इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पर हमें IARI का फुल फॉर्म बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, जो कि अभी न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये पहले बिहार में था, उसके बाद अभी जो इसका न्यू हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, और इसका काम है जो भी एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्टिविटीज़ है इस इंस्टीट्यूट में परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट इज़ नॉट फाउंड इन एग्स। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि एग में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ फैट एंड विटामिन डी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रोटीन एंड आयरन। तो यहाँ पर हमें बताना है विच न्यूट्रिएंट इज़ नॉट फाउंड इन एग्स, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो एग में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी जो है ये एग में प्रेजेंट नहीं होता है। एग में जो है प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, विटामिन डी, प्रोटीन, आयरन्स, ये सारी ही चीज़ें इनका कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है। थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में रहता है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी है ये एग में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। इनमें बताना इनमें से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज सोडियम, ऑप्शन नंबर बी इज पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी इज आयरन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए। सोडियम जो है ये हमारे सेल में एक्स्ट्रा सेल्यूलर अमाउंट में ज़्यादा रहता है। सोडियम जो रहता है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, सेल के बाहर इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, एंड पोटेशियम जो है सेल के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, और दोनों ही मिलकर एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। उसके बाद पूछा गया है ऑल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी विटामिन ए के गुड सोर्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ पम्पकिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैरेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैंगो, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये सभी विटामिन ए के गुड सोर्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज। ऑरेंज जो है ये विटामिन सी में जो है विटामिन सी प्रेजेंट होता है। बाकी यहाँ पर विटामिन ए पूछा गया है, तो विटामिन ए जो है ये पम्पकिन, कैरेट एंड मैंगोज इन सब में जो है विटामिन ए का अमाउंट ज़्यादा रहता है, एंड ऑरेंज जो है इसमें विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया आर सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि ये तीनों डिसीज डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज थायमिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी इज नाइसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज फॉलेट। तो यहाँ पर हमें बताना है D3 या डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी में देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नाइसिन। नाइसिन की डेफिशिएंसी से ये तीनों ही जो है D3 भी इसे बोला जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से देखा जाता है, एंड नाइसिन इज विटामिन B3 को नाइसिन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MPNHM के लिए।
वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और यदि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट यदि परचेज़ करना चाहते हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप जो MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।